हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले मीनिंग के बाद हम चलेंगे अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो जर्नल एंट्रीज हमें पास करनी होती हैं। अकाउंट बनाना आज नहीं सीखेंगे। तो मीनिंग क्या है? सबसे पहले, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज डाउन एंड द फर्म कम्स टू एन एंड, इट इज टर्म एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो जब कभी भी बिजनेस को सब पार्टनर मिलकर एग्री होते हैं कि अब हम बिजनेस को एंड कर रहे हैं, तो वो उस समय कहलाता है डिसोल्यूशन। अब उसमें हम सबकी एग्रीमेंट भी होती है और साथ ही साथ कभी कभी हमारी जो पार्टनरशिप डीड होती है वो भी हमें ये बताती है कि इतने इस समय बाद जो है पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। जैसे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया सड़क बनाने का, सड़क कंप्लीट हुई और हमारे बीच की पार्टनरशिप ख़त्म। तो ऐसे भी केसेस हैं। तो डिफरेंस आएगा वो बाद में बताऊंगा तुम्हें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है। अभी जो हम चलते हैं वो सीधा चलते हैं कि डिसोल्यूशन में होता क्या है। आपको ना पहले पूरे कंपनी के जो अकाउंट ओपन हैं उनको ज़्यादातर को बंद करना होता है। तो अब हम उसी की तरफ चलते हैं कि बंद कैसे किया जाए, क्योंकि बिजनेस बंद कर रहे हैं। तो ईच एंड एवरी अकाउंट विच इज ओपन इन आवर बुक्स हैज़ टू बी क्लोज्ड। तो उसकी प्रोसेस क्या होती है वो अब हम समझेंगे यहाँ पर कि हम किस वे में जो अपने अकाउंट हैं उनको क्लोज करते हैं। तो मैं सबसे पहली एंट्री लेता हूं। जो पहली एंट्री है वो जो हम कर रहे हैं फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट। जितने भी एसेट के अकाउंट हैं हमारी बुक में, अब जितनी भी एसेट्स होती हैं आप लोगों को पता है कि ये सब डेबिट बैलेंस के साथ होती हैं और बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिलती हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम इन सब अकाउंट को क्लोज करोगे। तो क्लोज करने का मतलब ही क्या निकलता है, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस के साथ हैं तो आपको इनको सारी को जितनी भी एसेट्स हैं, अब मैं यहां पर सबके नाम नहीं लिखकर क्या लिख रहा हूं, सन्ड्री एसेट्स। अब वो जितनी भी हैं, अब यहां एक चीज जो है इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोगों को याद रखना है कि क्रेडिट तो हो गया, डेबिट से क्रेडिट हो गया, दैट्स मीन्स वो बंद हो गया। तो अकाउंट क्या हो गए? एसेट के मैंने क्लोज कर दिए। सारे क्लोज होकर कहां जाते हैं? हमारा एक अकाउंट बनता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का मतलब जहां से मैं रियलाइज करूंगा एसेट और लायबिलिटी को, जो है सेटल करने के बाद जो भी अमाउंट मुझे मिलेगा वो यहीं से आता है, इसीलिए इसको रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, नरेशन लिखना जरूरी होता है तो हम लिखेंगे एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सारी एसेट इस तरीके से हमारी कहाँ आ जाएंगी? रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाएंगी। अब इसके बाद ये बात आपको याद रखनी है कि अब हमारी बुक में, हमारी किताबों में अब कोई भी एसेट का अकाउंट ओपन नहीं है। हम जो मेन गलती करते हैं वो ये करते हैं कि जब हम इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं उसके बाद भी हम सोचते हैं कि हमारा एसेट अकाउंट ओपन है, और जब हमसे रियलाइजेशन की बारी आती है तो फिर हम एसेट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि एसेट जो है, डेटर जो है, उनसे रियलाइज़ हुआ 20,000, तो हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर कर देते हैं। वो गलत है। तो ये बेसिकली कॉमन गलतियां हैं, और ये गलतियां कहाँ से हमें पता चलती है? जब हम पेपर चेक करते हैं। ठीक है, तो वो हमें नहीं करना, इस बात को आपको याद रखना है। बीच में एक बात छूट गई थी कि हम जितनी एसेट ये यहाँ ले रहे हैं इसमें एक एसेट नहीं आनी, उसको आपको याद रखना है, वो है कैश। क्योंकि कैश रियलाइज नहीं होता, कैश तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, तो इसलिए कैश को कभी भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इस बात को आपको याद रखना है। तो ये वो एंट्री थी जब हम जितनी भी एसेट्स हैं उनको यहां पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब एसेट साइड में एक चीज और मिलती है और वो होती है हमारी फिक्टिटियस एसेट्स। क्या होती हैं? फिक्टिटियस एसेट। फिक्टिटियस एसेट का मतलब होता है कि जो एसेट है पर एसेट नहीं है, मतलब कि वो रियल में कोई एसेट नहीं है,
बस हमने उसको एसेट बना रखा था, तो उनको कहा जाता है fictitious assets. तो only those assets which can be converted into cash are transferred to this account. तो ऐसी ही एसेट को इस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है. fictitious assets such as accumulated loss, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस तुम्हें दिया हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाद में मिटा दूंगा. देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, कौन सा बैलेंस? डेबिट, क्योंकि अगर इसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो एसेट नहीं होगी. ठीक है, ऐसे ही हमारा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है. तो ये ऐसी एसेट हैं जो एसेट नहीं है, फिक्टिटियस हैं. तो ऐसी जितनी भी एसेट्स होती हैं वो सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाती हैं. तो ये बात आपको याद रखना है कि कोई भी अगर फिक्टिटियस एसेट्स हमारी आती है तो उसको आपको यहां ट्रांसफर नहीं करना. यहां का मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना. तो जितनी भी ऐसी एसेट्स आए उनको मुझे ट्रांसफर करना होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट. एसेट है तो इसलिए मैं एसेट के बारे में अभी आपको बता रहा हूं. कैश को नहीं लाओगे क्योंकि वो ऑलरेडी कन्वर्ट है. साथ में कोई भी फिक्टिटियस एसेट्स भी यहां पर नहीं लाओगे. आप सीधा उनको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ले जाओगे, क्योंकि देखिए वो एसेट है तो उसको मैं क्लोज करूंगा तो उसको तो मैं क्रेडिट ही करूंगा. कोई भी एसेट है वो डेबिट बैलेंस के साथ होती है, तो जब मैं उसको क्लोज कर रहा हूं, ठीक है, अब वो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो, ये पक्की बात है कि ये क्रेडिट ही होंगे. तो जितनी भी ये फिक्टिटियस एसेट्स हैं ये सीधा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाते हैं. ये बात आपको जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ या डिसोल्यूशन करो तो आपको याद रखनी है कि वो यहाँ नहीं आता. इस चीज को आपको याद रखना है. आगे चलते हैं. तो एक चीज और आती है ऐसी ही, क्योंकि अभी मैं यहीं पर हूं तो मैं उसी को बता दूं, वो है ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन अगेंस्ट एसेट. तो आप जानते हैं कि हमारे कई सारे प्रोविजन बनते हैं, उसमें से जो मेन कॉमनली हम यूज करते हैं वो है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट. तो प्रोविजन एक लाइबिलिटी होती है, इस बात को आप याद रखना. वो बेशक किसी अगेंस्ट एसेट के अगेंस्ट हो और उसको मैं एसेट साइड में दिखा रहा हूं, पर वो मेरी लाइबिलिटी होती है. इसको मुझे याद रखना है. तो ऐसा कोई भी प्रोविजन अगर क्रिएट है तो उसको हमें क्या करना होता है कि इफ देयर एग्जिस्ट ए प्रोविजन अगेंस्ट एनी एसेट सच एज प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये कुछ एग्जाम्पल हैं इन चीजों के. ये सारे जो हैं एसेट्स, जो एसेट एक चीज कि इसमें क्या है, जैसे डेटर का मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल लिख कर देता हूं. जैसे मेरा जो डेटर्स हैं, डेटर्स जो हैं वो हैं 70 और यहां लिखा हुआ है नीचे प्रोविजन फॉर बैड डेट. अगर ऐसा मेरा कोई एग्जाम्पल है और 1500 रुपये का ये प्रोविजन है और उसके बाद मेरा जो बाहर का बैलेंस है, जो मेन अमाउंट का कॉलम होता है, उसमें लिखा है 68,500. तो जो ये सन्ड्री एसेट्स है ये वाली, यहां कौन सा अमाउंट आएगा? मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये जब समझना है कि मैं सन्ड्री एसेट में कौन सा अमाउंट लिखूं. तो हमेशा आप बात याद रखना कि जो ग्रोस अमाउंट होता है वो यहां ट्रांसफर होगा. मतलब कि मैं यहां पर 70,000 ट्रांसफर करूंगा. तो फिर ये प्रोविजन कहां जाएगा? इस प्रोविजन की ट्रीटमेंट मैं यहां बता रहा हूं. तो आप उस प्रोविजन को क्या करोगे, क्योंकि वो लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस मिलता है? क्रेडिट. तो आप इस प्रोविजन को डेबिट कर दोगे. ठीक है, अब वो जिस भी नाम से हो, अभी मैं प्रोविजन जो है बैड डेब्ट्स का ले रहा हूं, बैड डेब्ट्स अकाउंट, और उसके बाद आप क्रेडिट कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट. तो ये जो प्रोविजन है
वो एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होता है और वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाता है, क्योंकि आपने देखा कि जो एसेट्स हैं हमारी वो सारी रियलाइजेशन के डेबिट में जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और 2 सन्ड्री एसेट्स हैं, तो सारी एसेट जब क्लोज हुई उस समय वो डेबिट में जा रही हैं रियलाइजेशन के, और जो उसके ऊपर प्रोविजन है वो जा रहा है क्रेडिट में रियलाइजेशन के। तो आपको ये पहले समझना है कि कोई भी प्रोविजन हो किसी भी अगेंस्ट एसेट के ऊपर बनाया हो, उसको आप जो है ग्रोस उसका अमाउंट दिखाओगे, नेट अमाउंट नहीं दिखाओगे। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये एक और चीज थी जो एसेट से संबंधित थी और हमें समझना था उसको। अभी हम सारी चीजें जो हैं वो एसेट से रिलेटेड ही कर रहे हैं। अब ऐसे ही एक होता है, एक और आपको प्रोविजन मिलेगा या रिजर्व कह लो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, ठीक है। ये कभी भी एसेट में नहीं मिलता, ये पक्की बात है। कहां मिलता है ये? हमारी लायबिलिटी में, ठीक है। ये होता ही कहां है? हमारी लायबिलिटी में होता है। इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली है, जो इन्वेस्टमेंट होगी वो कहां होगी? हमारी एसेट साइड में होंगी। तो ये हमें एसेट में मिलती है और ये हमें लायबिलिटी में मिलता है। तो इन दोनों की ट्रीटमेंट जैसे अभी हमने डेटर की और प्रोविजन की बिल्कुल उसकी तरह करना है। ये एक एसेट है, तो एसेट में आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, और इस इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। ये तो हो गई इसकी ट्रीटमेंट। जो ये फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस के साथ है, तो आप इसको डेबिट कर देंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो मतलब ये भी क्या ट्रीट होगा? जैसे प्रोविजन ट्रीट हुआ, मतलब कि लायबिलिटी ट्रीट होगा। बट एक चीज मैं फिर इससे आगे बताऊं, इसकी किसी को पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। ऐसे ही प्रोविजन की भी पेमेंट की एंट्री नहीं होगी। तो ये दोनों वो चीजें हैं जिनकी पेमेंट की मैं कोई एंट्री नहीं करूंगा। हाँ, इनको क्लोज करने की मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो ये चीज हमें समझनी थी यहां पर। अब आगे चलते हैं। अब आता है, क्योंकि देखो अभी हमने क्या सीखा यहां पर? फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट। अब हम सीखते हैं कि जो लायबिलिटी है उनको क्लोज करें तो क्या एंट्री होती है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, फॉर क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटी। तो एक चीज मैंने उस तरफ आपको, पहले मैं एंट्री बता दूं फिर बताऊंगा। क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटीज जितनी भी होती हैं, ये जितनी भी लायबिलिटीज हैं, अगर इनका बैलेंस देखा जाए तो हर लायबिलिटी का बैलेंस हमारा क्रेडिट होता है। तो जब इस अकाउंट को मुझे खत्म करना है तो मुझे हर लायबिलिटी को डेबिट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा, जिससे ये अकाउंट बंद हो जाए और ये सारी लायबिलिटीज कहां पहुंच जाएंगी? हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये हो गई जब हम लायबिलिटी को क्लोज करें। अब जैसे वहां हमने देखा था कि कैश हम यहां नहीं लिख रहे थे जब एसेट हमने की थी, तो अब आपको ये याद रखना है कि जितना भी इंटरनल लायबिलिटी है, जितनी हमारी इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी का मतलब जैसे कैपिटल, जैसे पार्टनर का लोन, पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, ठीक है, तो मैं नीचे लिख दूं वो क्या क्या है। जैसे कैपिटल कहां जाती है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो वो यहां नहीं आएगी। ऐसे ही पार्टनर ने लोन दे रखा है फर्म को, ठीक है, तो जो पार्टनर्स लोन है वो भी इंटरनल लायबिलिटी कहलाती हैं और ये दोनों कभी भी हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आते। इस बात को आपको समझना है। यहाँ जितनी भी लायबिलिटीज़ आएंगी वो सारी वो लायबिलिटीज़ होंगी जो एक्सटर्नल होंगी। एक्सटर्नल का मतलब बाहर वालों का पैसा। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो बनता है वो पहले बाहर वालों को पेमेंट करने के लिए बनता है
बाद में अगर फर्म के पास पैसा बचता है तो वो अपनी इंटरनल लाइबिलिटी पे करती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी के बैलेंस ही आप यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, किसी भी इंटरनल लाइबिलिटी को आप यहाँ पर नहीं लेंगे। आगे चलते हैं। पॉइंट जो रिमेंबर आपको रखने थे वो मैंने आपको बता दिए कि सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटी ट्रांसफ़र करो, कोई भी पार्टनर का लोन यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करोगे, कोई भी लाइबिलिटी जो पार्टनर के ऊपर ड्यू है वो यहाँ नहीं आएगी। एक चीज़ और इसके साथ आपको याद रखनी है कि जो रिज़र्व के पैसे हैं, देखो वो पहले भी आप कभी नहीं लिख रहे थे, जितने भी रिज़र्व हैं, अब वो चाहे जनरल रिज़र्व हो, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व हो, ठीक है, ये सारे रिज़र्व आज से पहले भी जब हम कर रहे थे काम तो हम कहाँ डाल रहे थे इनको? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो ये अभी भी वहीं जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी रिज़र्व हैं, वो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जानते हैं, वो ये सब चीज़ें जैसे पहले डाल रहे थे, मतलब कि ये कहाँ डाल रहे थे हम ये सारी चीज़ें? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो ये अभी भी कहाँ जाएंगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। लायबिलिटी में होते हुए भी ये हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। बट एक ऐसा प्रोविज़न है जो हमें डालना भी पड़ेगा और पे भी करना पड़ेगा, वो है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एक्सटर्नल है क्योंकि वो एम्प्लॉयज़ से संबंधित है। तो ये एक ऐसा प्रोविज़न है जो मैं यहाँ सन्ड्री लायबिलिटी में डालूंगा। बाद में जब हम इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे तो ये पेमेंट में भी शो होगा। तो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड एक्सटर्नल होने के कारण ये फंड यहाँ पर आता है और इसको हम दिखाते हैं यहाँ पर। ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अब आगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं, याद रखने हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है कि रियलाइजेशन ऑफ एसेट। ये तो हो गया कि क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी को कैसे क्लोज करना है। नरेशन में आप लिख दोगे कि जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपने ट्रांसफ़र की हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वो जो ये एसेट्स हैं, इनसे जो मुझे रियलाइज होगा, तो रियलाइजेशन ऑफ एसेट मतलब ये एसेट ट्रांसफ़र तो कर दी मैंने, कहाँ पर? अपने रियलाइजेशन अकाउंट में। अब वो जितने में ट्रांसफ़र की हैं उनको बेचा भी तो जाएगा, तो उस बेचने की प्रक्रिया को रियलाइजेशन ऑफ एसेट कहते हैं, ठीक है। अब रियलाइजेशन ऑफ एसेट दो प्रकार की एसेट से होगा। एक तो जो हमारी बुक में रिकॉर्डेड थी, ठीक है। अब वो रिकॉर्डेड एसेट कौन सी हैं? जो यहाँ पर हम लिख चुके हैं, ये सारी जो एसेट हैं वो रिकॉर्डेड थी, तो इनको भी रियलाइज करा जाता है। साथ ही साथ हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को भी रियलाइज करते हैं, ठीक है। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वो लायबिलिटी हैं जो बुक में थी ही नहीं। जैसे हमने कई बार पढ़ा है कि सेल ऑफ ओल्ड टाइपराइटर और विच इज़ नॉट इन द बुक, और उसको मैं बेच रहा हूँ और बेचकर मुझे 5,000 मिल रहे हैं। तो अगर मैं नॉर्मल बात करूँ जर्नल एंट्री की, तो क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है तो आप कैश अकाउंट को डेबिट कर देते हो। और अब से पहले जब तक रियलाइजेशन नहीं बन रहा था, मतलब कि जब तक हम डिसोल्यूशन में नहीं थे, तो हम नॉर्मली यहाँ क्या करते थे? उस एसेट का अकाउंट ओपन कर देते थे, ठीक है। और नॉर्मली हम बेचते भी नहीं थे, तो हम क्या करते थे? उसको ज़्यादातर रिकॉर्ड करते थे। तो हम नॉर्मली क्या कर रहे थे? अब से पहले हम जैसे कोई भी वो टाइपराइटर है या कुछ भी है, आप उसको रिकॉर्ड करते थे और उसको रीवैल्यूएशन में डाल देते थे। तो अब तक हमने जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं उसके लिए ये प्रोसेस की है। पर ये वो पहला केस है जहाँ पर आप क्या कर रहे हो? उनको बेच रहे हो, ठीक है। तो बेचने के समय आपके पास कैश आएगा, कैश अकाउंट आप डेबिट कर दोगे।
आप उस एसेट नहीं बेच रहे, ये बात याद रखना कि अगर वो ओल्ड टाइपराइटर है तो आप यहां पर टाइपराइटर नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप टाइपराइटर अगर यहां लिख देंगे तो आपने तो एक नया अकाउंट ओपन कर दिया बुक में, तो आप इस टाइपराइटर को यहां पर टाइपराइटर नहीं लिखेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, एसेट है, उसके लिए आप फिर क्या करेंगे, यहां पर आप यहां सीधा क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आपको पैसा अब कहां डालना पड़ेगा, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये हमारी एंट्री होती है। अब ये कैश से भी हो सकती है और बैंक से भी हो सकती है। अब ये जो रियलाइजेशन जो मैंने अनरिकॉर्डेड एसेट का बताया, ये दोनों पर एप्लीकेबल हो जाता है, रिकॉर्डेड पर भी और अनरिकॉर्डेड पर भी। तो ये था रियलाइजेशन ऑफ एसेट, कि एसेट से आप कैसे रियलाइज करोगे, ये उसकी पूरी प्रोसेस है और इसको इस तरीके से हमें फॉलो करना होता है। ठीक है। अब अगर इसमें एक केस और जुड़ता है, अब वो केस क्या जुड़ता है कि जब पेमेंट जो है या जो कोई एसेट है उसको सीधा कोई पार्टनर ले जाए। ठीक है, पेमेंट मुझे नहीं मिली, कहा कि पार्टनर ले जा रहा है, जैसे फर्नीचर को पार्टनर ने कहा कि एक्स, जैसे एक पार्टनर है, उसने कहा कि भाई फर्नीचर तो मैं लेके जा रहा हूं, तो मुझे तो कैश नहीं मिला, तो मैं कैश को कैसे डेबिट करूं, मैं तो नहीं कर सकता। तो वो पैसा अब मैं किससे लूंगा, मैं उस पर्टिकुलर पार्टनर से लूंगा। तो उस केस में मैं क्या कर देता हूं, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देता हूं, क्योंकि वो पैसा अब मैं पार्टनर से लूंगा, और क्रेडिट कर देता हूं रियलाइजेशन अकाउंट। ये कब होता है, जब किसी एसेट को कोई पार्टनर कहे कि इसको मैं ले जाऊंगा, आप इसको मार्केट में मत बेचिए, इसको मैं ले जाऊंगा, तो उस समय मुझे ये एंट्री करनी पड़ती है। तो ये कहलाता है पार्टनर टेकन ओवर एन एसेट, और यहां है रियलाइजेशन ऑफ एसेट। ठीक है, अभी नेक्स्ट उस पर मैं चलता हूं, एंट्री पर। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, क्योंकि मुझे फॉर्मेट लाने पड़ेंगे। तो 2 चीज़ें सीखी हमने कि एसेट को जब हम रियलाइज करें कैश में, और एसेट को रियलाइज करें हम किस में, पार्टनर के थ्रू। अब हम कुछ और देखते हैं। एक केस और बचता है कि जब एसेट जो है वो, क्योंकि एसेट को रियलाइज करना है, अब एक हमारा क्रेडिटर था, हमें क्रेडिटर को जो है, अपने क्रेडिटर को, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप ये आपको समझना है। क्रेडिटर का बैलेंस था 50,000 एक तरफ, दूसरी तरफ मेरे पास स्टॉक था, गुड्स थी मेरे पास, और वो गुड्स थी 55,000 की। और एंट्री हमें कहती है कि क्रेडिटर टेकन ओवर स्टॉक एट ₹50,000 या फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, दोनों लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट।
तो मतलब क्या हुआ, बस हमें वो समझना है। मतलब ये है कि क्रेडिटर ने स्टॉक को ले लिया, क्रेडिटर स्टॉक लेकर चले गए और कह रहे हैं भाई हमारा जो है फुल सेटलमेंट हो गई। अब स्टॉक पूरा जा रहा है, इस बात को याद रखना। पर ये स्टॉक अकाउंट तो मैं ऑलरेडी क्लोज कर चुका हूँ, कहाँ डालकर, जो क्लोजिंग की थी। तो अब स्टॉक तो मेरे पास है ही नहीं। हाँ, मुझे स्टॉक को बेचने से जो पैसा मिलता, अब वो मेरे क्रेडिटर लेके चले गए उसको। ठीक है, तो अब क्रेडिटर को मुझे कोई पैसा नहीं देना और स्टॉक मेरा बिकेगा नहीं। तो जब ऐसा कोई केस आपके सामने आए तो ऐसे केस में आपको कोई एंट्री पास नहीं करनी। तो इस केस के अंदर आप कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे। इसको कहा जाता है व्हेन एन एसेट इज गिवन टू मीट एनी लायबिलिटी। तो जब किसी भी एसेट को मैंने अपनी लायबिलिटी को पे करने में यूज कर लिया तो उस समय हमें कोई भी एंट्री पास नहीं करनी होती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके कोर्स में आएगी। जब कोई लायबिलिटी किसी एसेट को लेकर जाएगी तो आप उस समय कोई भी एंट्री पास नहीं करोगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ऐसा भी तो केस आ सकता है ना, मैं आपके सामने एक केस और लेता हूं। ऐसे ही केस में जो क्रेडिटर थे मेरे, वो क्रेडिटर थे मेरे 50,000 के, ठीक है, और मेरे पास स्टॉक पड़ा था 30,000 का। और अब मुझे ये कहा गया कि क्रेडिटर are agreed to take over stock and rest amount, या रेस्ट क्रेडिटर भी कह सकते हैं या रिमेनिंग क्रेडिटर कह लो, रेस्ट नहीं लिखना चाहते तो रिमेनिंग क्रेडिटर सेटल्ड एट 90% ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर 50 के थे, स्टॉक 30 का था। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो मेरे क्रेडिटर थे स्टॉक के बराबर, मतलब कि 30,000, ये तो सेटल हो गए। तो इस केस के लिए तो मैं कोई एंट्री नहीं पास करूंगा। अपना माइक बंद रखिए अभी। बट इसको माइनस कर दूं मैं तो भी मेरे पास देखिए 50 में से 30 ही तो सेटल हुए, 20 बचे। तो उस 20 के लिए बोला गया है कि वो 90% पे आप सेटल करेंगे। तो इस सेटलमेंट के लिए आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। ये पेमेंट ऑफ लायबिलिटी है। अभी तक जो हम थे वो हम थे एसेट्स से रियलाइज करने में, यहां पेमेंट की एंट्री है। तो ये पक्का है कि अब मैं पेमेंट कर रहा हूँगा तो मेरे पास से कैश जाएगा, तो मैं कैश अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, और क्या चीज खत्म हो रही है, क्रेडिटर। बस हम गलती यहां पर यही करते हैं कि हम इस क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट तो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। क्लोजिंग एंट्री अभी की थी ना थोड़ी देर पहले लायबिलिटी को, तो यहां हम क्रेडिटर नहीं लिख सकते और हम नॉर्मली जो गलती करते हैं वो क्रेडिटर लिखने की करते हैं। तो यहां क्या आएगा मेरा, जिस अकाउंट में मैंने उन क्रेडिटर को क्लोज किया है, मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट। तो आप जब रियलाइजेशन अकाउंट या रियलाइजेशन में डाल रहे हो सारी एंट्री, तो फिर आप क्रेडिटर अकाउंट को यूज नहीं करोगे, क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट ऑलरेडी बंद हो चुका है। अब 90% बोला है, 20,000 का अगर मैं 90% निकालता हूं तो वो 18 आता है।
अब कई बच्चे क्या करते हैं, 2000 कहाँ गई जी, उनकी भी पेमेंट करो या डिस्काउंट लिखो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाता है। आपने कितने में सेटलमेंट की है, सिर्फ उसी पर ध्यान लगाना है, क्या डिस्काउंट मिला, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या गेन हुआ, वो निकालने की जरूरत आपको नहीं है। वो आपको ये अकाउंट जो आप बना रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट, ये अपने आप निकाल कर देगा। आपको सिर्फ क्लोज करने हैं सारे अकाउंट, और उसके बाद जो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है उनकी पेमेंट करनी है, और जो एसेट है उनको बेचना है, ये काम आपको करना है। तो ऐसे केस में जब हमारे लाइबिलिटी बड़ी हो और वो एक एसेट लेके जा रही हो पार्ट में, तो जो बाकी बचता अमाउंट है उसको आपको पे करना पड़ेगा एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन इन द क्वेश्चन। अब ये हमारा था कि जब आपके पास किसी लाइबिलिटी को पे करने के लिए हमने किसी एसेट का सहारा लिया, तो इस तरीके से हम एंट्री पास करते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या चीजें रह गई हैं अभी हमारी। अब जो मेन चीज बचती है, देखिए बाकी तो मैंने आपको लगभग सब बता दिया। एक चीज तो ये रह गई है कि हमने अभी तक पेमेंट नहीं की लायबिलिटी को, या जिसको हम कहते हैं सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी नहीं। कौन सी लायबिलिटी? जो एक्सटर्नल है। अभी जो भी बात चल रही है ना, वो रियलाइजेशन से संबंधित चल रही है। तो आप जितनी भी एंट्री इस समय पास कर रहे हो, ज्यादातर वो सेटलमेंट हो रही है एक्सटर्नल की। तो अब इन जब एक्सटर्नल लायबिलिटी को आप पे करोगे, तो आपके पास से कैश या बैंक में से पैसा जाएगा, तो आप कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, जितना भी अमाउंट हो, जो एज पर टर्म्स एंड कंडीशन हो, वो देना होता है आपको। तो आप उसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, और अपना किस अकाउंट के थ्रू पेमेंट करेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। किसी भी लायबिलिटी का नाम नहीं आएगा। हम जो गलती करते हैं वो सिर्फ ये ही करते हैं कि हम यहाँ पर उस लायबिलिटी का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ आप लिख दोगे बीइंग लायबिलिटी पेड या सेटल्ड, कुछ भी आप लिख सकते हो, दोनों ठीक है। तो ये कहलाता है सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब देखिए, आपके पास जितनी एसेट थी आपने उनको क्लोज कर दिया, जितनी लायबिलिटी थी एक्सटर्नल उनको क्लोज कर दिया। इंटरनल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगी या कैश अकाउंट में जाएंगी। ठीक है, और जितनी एसेट है, जैसे कैश बचा हुआ था तो वो कैश का अलग से अकाउंट बनेगा, तो वो वहीं जाएगा। आपने अनरिकॉर्डेड एसेट को बेचने की प्रक्रिया देख ली। अब आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की बात कर लो। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी इसी तरीके से पे होगी। वो लायबिलिटी का अकाउंट नहीं आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट आएगा और आपके पास से पैसा जा रहा होगा। तो अब ये चाहे रिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, उसके लिए भी यही ट्रीटमेंट है, और चाहे कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, उसके लिए भी ये ट्रीटमेंट है। अब क्या बचता है? क्या अगर कोई पार्टनर एग्री करे क्या करने के लिए? पार्टनर कहता है भाई ये लायबिलिटी को मैं पे कर दूंगा, तो पार्टनर एग्री हुआ लायबिलिटी को पे करने की। तो पार्टनर कह रहा है भाई इस लायबिलिटी को मैं दे दूंगा, एग्री टू पे लायबिलिटी। तो ठीक है, मेरे पास से कैश या बैंक से पैसा नहीं जा रहा, तो मैं यहां पर इसी चीज को रिप्लेस कर दूंगा। किससे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। देखिए क्या रिप्लेस हुआ? कैश और बैंक। बाकी आपको कोई चीज चेंज नहीं करनी। रियलाइजेशन अकाउंट अभी भी डेबिट होगा, कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी, इस बात को याद रखना। नरेशन अभी भी वही बनती है कि बीइंग पार्टनर एग्री टू पे द सर्टेन लायबिलिटी, तो वो लायबिलिटी पे कर देगा जितना अमाउंट कहेगा। ऐसा हो सकता है कि वो लिखें कि भाई एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं अभी क्लेम आया कंपनी के ऊपर, और वो क्लेम आया कितने का? 5000 का। बट जो है, जो कंपनसेशन क्लेम जिसको लेना है
वो एग्री हुआ इसको सेटल करने में 4,500, और ये एक ऐसी लाइबिलिटी थी जो अनरिकॉर्डेड थी, जो रिकॉर्ड में नहीं थी। ठीक है, एक फिगर दे दी क्लेम कितने का था, एक दे दी सेटल कितने में हुआ। तो हम क्या कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी फिगर लिखें। भाई आप जितने की पेमेंट कर रहे हो सिर्फ फिगर वो आएगी, वो फिगर नहीं आएगी जो उसकी लाइबिलिटी का क्लेम था। ठीक है, क्योंकि आप अकाउंट ओपन में नहीं हो इस समय, अब आप बंद कर रहे हो, तो बंद करते समय जो दे रहे हो सिर्फ उसको रिकॉर्ड करो। तो हमें जो जितने में सेटल हुई है, मतलब कि जितने की हम पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ उसी की एंट्री करेंगे, क्लेम से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे टाइपराइटर की बुक वैल्यू बता दी 5,000 और बेच रहा हूं उसको 3,000, तो 5,000 की कोई वैल्यू नहीं रहती, वैल्यू उतने की है जितने में आप अब इस समय बेच रहे हो। तो ये बात आपको याद रखनी है इसके अंदर जब आप इसको सेटल करने लग जाओ। अब जो अगली चीज बचती है और जो इंपॉर्टेंट चीज बचती है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है 6 नंबर का, वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये सारा काम करोगे आप, एसेट को बेचोगे भी, ठीक है, लाइबिलिटी को पेमेंट भी करोगे, तो इसमें आपके कुछ खर्चे भी तो आएंगे, क्योंकि अब अकाउंट तो खुलने नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डाल नहीं सकता एक्सपेंसेस को। तो अब इन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की क्या ट्रीटमेंट की जाए, इनको कैसे ट्रीट किया जाए, ये एक मेन क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अब इसके इसी के ऊपर क्या हुआ था, एक साल पूरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया और 6 टाइप ले ली उन्होंने। ठीक है, अब वो 6 टाइप आपको मैं सिखा रहा हूं, तो ये इधर का भी मिटा दूं सो दैट आपको उन 6 के 6 केसेस एक ही जगह पर मिल जाए। देखिए क्या केस है। सबसे पहला केस फर्स्ट पे चलते हैं। अभी केस फर्स्ट हमें कहता है कि जब जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं ये पेड बाय द फर्म, अगर इनको फर्म पे करे, ठीक है, ऑब्वियसली है, बनता तो खर्चा फर्म का ही है, तो फर्म को ही पे करना चाहिए। तो क्या करोगे, देखो आप पे कर रहे हो, ये आपको पता चल रहा है, ये तो पक्की बात होगी कि कैश अकाउंट आएगा क्रेडिट में, क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है। अकाउंट आप रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट ओपन नहीं करोगे, आप इसको कहाँ डालोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। ये बात आपको याद रखनी है। तो एंट्री क्या होगी, अगर आप जो है रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म पे करे तो उसकी एंट्री हो गई बीइंग और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, आप नरेशन में लिखोगे कि किस चीज के लिए पे किया है, बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। तो यहां से पता चलेगा कि ये कैश किस लिए दिया है। ठीक है, जो भी अमाउंट है। ये पहला केस है जब फर्म पे करे उसको, वैसे फर्म को ही पे करना होता है। ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं। सेकंड केस कहता है कि जब रियलाइजेशन एक्सपेंस जो हैं बॉन्ड का मतलब होता है सहेगा कौन, तो सहेगी तो फर्म, क्योंकि फर्म का ही खर्चा है। तो बॉन्ड बाय फर्म एंड पेड बाय पार्टनर। खर्चा तो था किसका, फर्म का, पर उसको पे कौन कर रहा है, पार्टनर। तो अभी आप करके आए थे लायबिलिटी में भी, जब लायबिलिटी टेकन ओवर की जा रही थी, तो आप कैश को हटा दोगे और कैश की जगह पर क्या लिख दोगे, उस पार्टनर का नाम जो उसको पे कर रहा है। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये एंट्री होगी कब, जब आप एक्सपेंसेस को पार्टनर से पे कराओगे। नरेशन में भी आप यही लिखोगे कि बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द पार्टनर। थर्ड केस की तरफ चलते हैं। जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, देखिए आप समझिएगा, जो है बॉन्ड करने थे पार्टनर को। अब ये क्यों करने थे ये मैं आपको समझाऊंगा, पर अभी आप मैं लिख दूं पहले केस क्या है। बॉन्ड बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म। मतलब क्या हुआ, मतलब यह है कि कंपनी ने कहा मिस्टर एक्स एक पार्टनर है
और एक्स को कहा कि भाई तुम पूरी रियलाइजेशन की प्रक्रिया को आप संभालोगे और हम आपको कमीशन देंगे उसके बदले। ठीक है, अब वो कमीशन फिक्स कर दी, मान लिया कह दिया कि भाई तुम्हें 5,000 रुपये हम देंगे, ये फिक्स हो गया कि भाई कमीशन के तुम्हें 5,000 दिए जाएंगे और जो भी खर्चे होंगे रियलाइजेशन से संबंधित उनको आप बियर करोगे, मतलब कि वो आपको देने हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब चाहे आप उसको 5,000 की जगह 3,000 में पूरे करो, चाहे आप उसको 6,000 में पूरे करो, ये आपको देखना है। हम आपको 5,000 की कमीशन देंगे उसके बदले में। पर फिर क्या होता है, पार्टनर कहता है भाई मैं ही दूंगा ये पैसे, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, आज तुम पे कर दो, बाद में मैं पे कर दूंगा। ठीक है, तो ये केस ये होता है जिसमें क्या हो रहा है कि पैसा तो देना था पार्टनर को, दिया फर्म ने। तो अब जब पेड बाय फर्म आ गया, देखिए इस शब्द से आपको क्या समझ में आता है कि फर्म पैसे दे रही है, तो ये तो पक्की बात हो गई कि कैश अकाउंट को मुझे डेबिट क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि पैसा मेरे पास से जा रहा है। तो पार्टनर कैश अकाउंट से क्या हो गई, पेमेंट हो गई। अब आप लोगे किससे, क्योंकि आपका तो खर्चा नहीं है, फर्म का तो खर्चा नहीं है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फर्म का खर्चा क्या है, ये कमीशन। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो फर्म के खर्चे नहीं थे, तो फर्म उसको किससे लेगी, जिसको उसको देना चाहिए था, मतलब कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आप ये पैसे उस पार्टनर से लोगे, उसके कैपिटल अकाउंट में से डेबिट करोगे। तो ये कब होता है, जब एक्सपेंस किसको देने हो, पार्टनर को, और पे किसने कर दिए हो, फर्म को। बट एक बात मैं आपको यहां पर ये बता दूं कि ये एंट्री तो हुई है जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे कर रहा जो फर्म ने उसके लिए, पर जो ये कमीशन जो हमने एग्री की है, आपको इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी, ये आपको याद रखना है। अब मान लिया ये कमीशन जो है, अब मैं कमीशन अकाउंट तो यहां भी नहीं खोलूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये कमीशन देनी है मुझे, किसको देनी है, पार्टनर को, तो मैं अपनी बुक में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा क्योंकि ये पैसा मुझे उसको देना है। तो मैं ये कहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ, कमीशन का पैसा, ये वो कमीशन है जो मैंने उसके साथ सेटल की थी। ठीक है, तो ये उसकी एंट्री चल रही है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ये 5,000 मुझे डालने पड़ेंगे क्योंकि ये मुझे पार्टनर को देने हैं, और मैं ये पैसा कहाँ से लूँगा, रियलाइजेशन अकाउंट से, क्योंकि अब मैं कोई कमीशन अकाउंट ओपन नहीं करने वाला, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो ये वो कमीशन का पैसा है जो दिया जा रहा है किसको, पार्टनर को, और ये वो पैसा है जो देना किसको था, पार्टनर को, पर दिया किसने है, कंपनी ने। तो कंपनी के पास से तो कैश जा रहा है, पर वो लिए लेगी किससे, कैपिटल से। तो ये केस था ये वाला। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ केस की तरफ। फोर्थ केस कहता है कि व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न एंड पेड बाय द पार्टनर। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस बोर्न का मतलब सहने किसको थे, पार्टनर को, एंड पे भी किसने किए, फर्म ने, वो पार्टनर ने। भाई उसको देने भी उसी को थे और दिए भी किसने, पार्टनर ने। तो भाई मेरा क्या रोल है यहाँ पर, फर्म का क्या रोल है, मैंने तो कमीशन देनी थी, मैं तो अपनी बुक में सिर्फ ये एंट्री पास करूंगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को जब सहना ही किसने है, पार्टनर ने, और पे भी वो कर रहा है, तो उससे मेरा क्या लेना देना। तो जब ऐसा कभी केस आए जिसमें कमीशन फिक्स कर दी हो 5,000 की और फिर नीचे लिखा हो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज अमाउंटिंग टू ₹4,000 एंड इज पेड बाय द पार्टनर, तो वो तो सहने ही उसको हैं, तो मैं उस रियलाइजेशन एक्सपेंस को जो पार्टनर पे कर रहा है उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। हाँ, कमीशन की करूंगा, बार बार याद दिला रहा हूं आपको, मेरा जो कंसर्न है वो कमीशन से है, फर्म का कंसर्न जो है वो कमीशन से है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से नहीं है। और इस समय हम क्या सीख रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की ट्रीटमेंट। तो जब वो बॉन्ड भी पार्टनर को करने हो और पे भी पार्टनर ही कर रहा हो, तो उस केस में रियलाइजेशन एक्सपेंस की कोई एंट्री नहीं होगी, हाँ कमीशन की एंट्री जरूर होगी। तो ये हमारा फोर्थ केस था। अब हम फिफ्थ केस की तरफ चलते हैं। फिफ्थ केस कहता है कि व्हेन द फर्म हैज एग्रीड टू पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कमीशन, जो ये मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूं, ठीक है। तो अब वो जो भी कमीशन है, फिफ्थ केस यही वाला है
कि फर्म ने एग्री कर रखा है कि भाई फर्म देगी उस पैसे को, तो जो पैसा देगी उसकी ये एंट्री वो पास कर देगी। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिफ्थ केस ये है, तो इसी पर मैं आप फिफ्थ नंबर डाल देता हूँ और नीचे जो है सिक्स्थ कर लेते हैं। अब सिक्स के क्या है, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय वन पार्टनर। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, एक और नया चीज आई कि बोर्न तो करने थे एक्स को, मतलब पैसा किसको देना था, एक्स को, और क्या हुआ, पेमेंट किसने दी, वाई ने। तो देने किसको चाहिए थे, एक्स को, और दे कौन रहा है, वाई। फर्म का तो कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी बात अगर हम समझे। ठीक है, पर काम तो होना चाहिए ना भाई, पैसे वाई क्यों देगा, वाई को थोड़ा देना है। वाई तो फर्म से मांगेगा भाई मेरे पैसे दो, और फर्म किससे मांगेगी, एक्स से। ठीक है, तो एक्स से तो पैसा लेना है, एक्स के अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट, और देना किसको है, वाई को, तो हम क्या कर देंगे, वाई को क्रेडिट। फर्म का रोल नहीं आया, रियलाइजेशन एक्सपेंस भी या रियलाइजेशन अकाउंट भी नहीं आया। तो अगर ऐसा कोई केस हो जिसमें देना किसी को था और दे कोई और रहा है, तो जिसको देना था उसको डेबिट कर दो और जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। तो ये 6 केसेस थे और ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, और पूरे चांस हैं हो सकता है ये दोबारा भी आ जाए। तो ये ऐसा टॉपिक है रियलाइजेशन का जिसमें सारी कुछ चीजें छोड़कर, मतलब कि ना रियलाइजेशन अकाउंट बनवाया, ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनवाया, ना बैंक अकाउंट बनवाया, इवन सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंस के ऊपर ही 6 केस देकर क्वेश्चन बना दिया। और आज से 4 साल पहले हुआ था, हम भी एक बार कंफ्यूज हो गए थे ये किस टाइप का क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, तो हमें बड़ी दिक्कत हुई थी। दिक्कत का मतलब जो उस समय के बच्चे थे वो तो तैयार नहीं थे ना उस चीज को करने के लिए। तो ये एक समस्या आ जाती है कभी कभी कि कुछ वो ऐसा दे देते हैं जिसको बच्चे प्रिपेयर ही नहीं थे। हम तो कर लेते क्योंकि बेसिक फंडे अगर आपको पता है तो आप कर लोगे, करने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है, जब आप उन चीज़ों को समझते नहीं हो ढंग से। जैसे अभी आप लोगों को जो सिखाया जा रहा है, अगर आप इस पर विशेष ध्यान देंगे तो आप जरूर कर पाएंगे। पर आपकी चक्कर क्या है कि आप इनको आधे से ज़्यादा तो सुनते ही नहीं हैं। अब जब आप सुनोगे ही नहीं ढंग से तो करोगे क्या। तो रियल प्रॉब्लम जो आती है वो कंसेप्ट को क्लियर करने की आती है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कंसेप्ट को क्लियर नहीं करते। कुछ 1-2 एंट्री और रह गई हैं, उनको और देख लेते हैं। फिर लगभग मैंने एंट्री तुम्हें पूरी करा दी। जितने टाइप की एंट्री होती है वो हम पूरी कर चुके हैं, बस कुछ चीज़ें रह गई हैं तो उनको और तुम्हें क्लोज करवा दूँ। अभी हमने जो भी सीखा, जो भी चीज़ें डाली अभी तक, वो सब रियलाइजेशन से संबंधित थी। अब वो चाहे एक्सटर्नल लायबिलिटी हो, चाहे एसेट हो, सारी देखो एसेट सब आ रही हैं, क्या नहीं आ रही, 2 एसेट नहीं आ रही जिनको आपको याद रखना है। एक तो कैश नहीं आ रहा और दूसरा फिक्टिटियस एसेट नहीं आ रही, बाकी सारी एसेट जा रही हैं। लायबिलिटी में सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटी आ रही है, कोई कैपिटल, कोई इंटरनल लायबिलिटी, पार्टनर लोन एटसेट्रा वो नहीं आया अभी तक। तो ऑब्वियसली ये जो चीज नहीं आई उसकी ट्रीटमेंट भी अभी रह रही है। ठीक है, तो अभी हमें वो ट्रीटमेंट सीखनी है जो रह गई हैं हमारी। तो अभी मैं उसको सिखाऊंगा आपको। एक बार बस थोड़ा अपने फॉर्मेट को प्रॉपर बना दो। अब देखिए क्या क्या बचा, अब उसको सीखते हैं हम। तो हमने क्या नहीं डाला, देखो कैश अकाउंट तो एक चीज अभी फिर रियलाइजेशन अकाउंट की तरफ चलते। जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उससे हमें प्रॉफिट या लॉस तो होगा ही होगा। या तो मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा जब मेरी एसेट ज्यादा में बिक रही हो, लायबिलिटी को कम पे करना पड़ रहा हो, और या इसका उल्टा लॉस। तो उस रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस को भी तो ट्रांसफर करना होता है। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन प्रॉफिट को सीखते हैं कि रियलाइजेशन प्रॉफिट को आप कैसे लिखोगे।
ऑब्वियसली है, रियलाइजेशन प्रॉफिट आपको रियलाइजेशन के डेबिट में मिलेगा, दैट्स मीन्स आपका रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा जितना भी प्रॉफिट हो, और जितने पार्टनर हैं उन सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। यही होता है प्रॉफिट, हम इसी तरीके से डिवाइड करते हैं अभी तक, तो अभी भी उसी तरीके से होगा, कुछ स्पेशल इसमें नहीं होगा, ठीक है। और अब दूसरा केस, अगर रियलाइजेशन बनाने से क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो रियलाइजेशन अगर लॉस होता है तो उस केस में आप क्या एंट्री करोगे, जस्ट रिवर्स, एकदम ऊपर वाले की रिवर्स एंट्री होगी, मतलब कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे। तो ये तो हो गया रियलाइजेशन प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री। अब हम आगे चलते हैं, अब जो चीजें हमारी रह गई, क्योंकि एक बार जब क्वेश्चन कराऊंगा, जब आपको सिखाऊंगा, बहुत इजीली समझ जाएंगे। मुझे अभी जर्नल एंट्री करानी थी, तो अभी मुझे लेजर अकाउंट नहीं बनवाने थे, इसलिए मैंने उस चीज को छेड़ा नहीं उस तरीके से। अब मेरा क्या क्या रह गया है, बाकियों को आ रही है? ठीक है, कोई बात नहीं, हिल गया होगा कुछ। चलिए, मैंने आपको रियलाइजेशन प्रॉफिट और रियलाइजेशन लॉस की एंट्री बताई है। अगर पीछे से आवाज़ नहीं है तो मैं अभी आपको बता दूं। रियलाइजेशन प्रॉफिट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और इसका उल्टा होगा रियलाइजेशन लॉस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब मैं अगर बैलेंस शीट में जाऊं तो देखिए क्या क्या बचा था, एक कैश बचा था, उसकी एंट्री अपने आप आती जा रही है, तो कैश अकाउंट अपने आप ही क्लोज हो जाएगा। फिक्टिटियस एसेट की ट्रीटमेंट हमने सीख ली थी, तो एसेट साइड में कुछ भी ऐसा नहीं बता जिसको अब तक हमने छोड़ा हो, सब ले लिया। अब लायबिलिटी में आए तो लायबिलिटी में हम एक्सटर्नल लायबिलिटी सारी डाल चुके हैं। कैपिटल अभी पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट होगा। रिजर्व सारे ऑलरेडी किस में चले गए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, वो भी हमने सीख लिए। तो अब क्या बचा, इंटरनल लायबिलिटी, और इंटरनल लायबिलिटी भी कौन सी, पार्टनर लोन। तो आप क्या करोगे, जब रियलाइजेशन अकाउंट पूरा बन जाए उसके बाद पेमेंट करोगे पार्टनर के लोन की। सबसे पहले बाहर वालों को पे करने के बाद पार्टनर का लोन पे किया जाता है। तो ऑब्वियसली मैं पेमेंट कह रहा हूं तो मेरे पास से पैसा तो जा ही रहा होगा, तो मैं क्या करूंगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। तो डेबिट क्या करूंगा, जिस अकाउंट को क्लोज करना है, कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, पार्टनर लोन अकाउंट। तो आप क्या करोगे, यहां पर पार्टनर लोन अकाउंट लिख दोगे। तो ये हो गया पेमेंट टू पार्टनर लोन अकाउंट। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि जो पार्टनर है वो एग्री कर जाए कि भाई मैं किसी और का जो पार्टनर का लोन है ये मैं पे करूंगा। नॉर्मली नहीं होता, पर ऐसा हो सकता है कि पार्टनर एग्री होता है पार्टनर के लोन अकाउंट को देने के, मतलब कि एक्स एग्री हुआ वाई के लोन अकाउंट को देने के। तो इस केस में क्या होगा, जो ये कैश है ये हट जाएगा यहाँ से। पार्टनर लोन तो क्रेडिट जो अकाउंट है वाई अकाउंट है, वो तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना ही पड़ेगा, वाइस लोन अकाउंट। और यहाँ क्या लिख दूंगा, उस दूसरे पार्टनर का नाम लिख दूंगा, ठीक है। तो ये होगा और ये उसकी कैपिटल में जाएगा, फिर ये बात याद रखनी। तो ये अगर x की बात कर रहा हूं तो x यहाँ आएगा, y यहाँ पर आएगा। तो ये एंट्री है अगर पार्टनर एग्री होता है दूसरे पार्टनर के लोन को देने के लिए। तो भैया पार्टनर का लोन भी सेटल हो गया। अब अगर मेरे पास क्या बचता है, रियलाइजेशन अकाउंट मेरा पूरा बंद हो चुका है, पार्टनर जो इंटरनल थे उनका लोन अकाउंट मेरा बंद हो चुका है। तो अब मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचा है पेमेंट किसको करनी है,
या कहें कि पेमेंट की जगह मैं अगर नाम लिखूं सेटलमेंट, किसकी सेटलमेंट करनी रह गई? पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट पूरा बनाने के बाद जो उसका बैलेंस निकलता है, यहाँ हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस नहीं लिखते, उनको भी पे करते हैं क्योंकि उन्हें सेटल करना है। तो फिर हम क्या करते हैं, पैसा दे रहे हैं उनको, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट एज क्वेश्चन टोल्ड, जो भी क्वेश्चन में लिखा है चलेंगे, और पार्टनर को डेबिट कर देंगे जितना भी उनका बैलेंस बचता है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा जब उनको सेटल किया जाएगा सारी एडजस्टमेंट के बाद। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। तो अब मैं अपनी हर प्रकार की लायबिलिटी, चाहे एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो या ओनर की हो, वो सब पे कर चुका हूँ, वो सब सेटल कर चुका हूँ, अपनी सारी एसेट्स बेच चुका हूँ, फिक्टिटियस एसेट सेटल हो चुकी है। कैश अकाउंट आप देखोगे तो सब एंट्रियों के साथ पूरी तरह से सेटल हो जाएगा, कैश में कोई बैलेंस ही नहीं बनेगा। आपको कैश अकाउंट तो बनाना आ सकता है, पर उस कैश अकाउंट का बैलेंस अपने आप ही डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड, क्योंकि हम 12th क्लास में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे जिसमें हम पार्टनर की कैपिटल ना पे कर पा रहे हो, मतलब कि मैं इस कंडीशन में ना हूं कि मैं पार्टनर की कैपिटल को पे कर पाऊं। तो शॉर्टेज ऑफ कैश की जो प्रॉब्लम होती है जब हम बिजनेस को बंद करते हैं, वो 12th के कोर्स में नहीं है। तो आप रियलाइजेशन अकाउंट या डिसोल्यूशन में शॉर्टेज से वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे जब आपके पास एसेट उतनी ना हो कि आप अपनी लायबिलिटी पे कर पाओ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये वो एंट्री हैं जो हम रियलाइजेशन अकाउंट में करेंगे। तो आज की जो ये क्लास थी वो इससे ही रिलेटेड थी कि आप किस तरीके से जो है जर्नल एंट्री पास करेंगे रिलेटेड टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हो। मैं जो आज आपको समझाना चाहता था मैंने वो टॉपिक पूरा समझा दिया। अब आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है?